हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। हम कहानी आप सबके सामने शुरू करते हैं। अंकुर, तुम्हारी माँ कुछ ज़्यादा ही मेरे कामों में अपनी नाक घुसाती रहती है। मैं तंग आ गई हूँ। मेरी अपनी भी जिंदगी है। अरे मैं समझा दूंगा। शांत हो जाओ, अंकुर ने लैपटॉप में आंखें गड़ाए हुए कहा। क्या समझा दोगे? वो अनपढ़ कुछ नहीं समझेगी। उसका हमेशा का नाटक है। सर पर पल्लू ढको, धीरे बोलो, धीरे हंसो, ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो। अरे उस गवार ने कभी कुछ देखा भी कहाँ है जो मुझ पर तानाशाही करती है। अगली बार बर्दाश्त नहीं करूँगी। जहाँ भेज सकते हो भेज देना, नहीं तो मैं भेज दूँगी, लेकिन घर में अब इसको सहन नहीं करूँगी। इसके बाद तान्या पैर पटकती हुई चली गई और अंकुर अपने काम में ही लगा रहा। तान्या राजवंती की बहू थी जिसे वो बड़े मन से ब्याह कर लाई थी। वो अनपढ़ थी लेकिन नियम कायदे अच्छे से जानती थी। वो एक शांत मन की महिला थी और सभी को प्रेम पूर्वक बात किया करती थी। उनके पति का देहांत काफ़ी साल पहले ही हो गया था, जब उनका बेटा अंकुर छोटा था और बड़ी बेटी रत्ना शादी लायक थी। राजवंशी जी सिलाई जानती थी और उन्होंने उसी काम से अपने घर को चलाया था। पति जो पैसा छोड़कर गए थे उससे बेटी का ब्याह कर दिया था और उसके बाद बेटे को पढ़ने लिखने से जुट गई थी। वो ना दिन देखती थी और ना ही रात, बस अंधा धुआं काम करती थी। काम के प्रति उनकी लगन आस पास के लोगों को प्रसिद्ध करती थी, जिससे लोग उन्हें काम भी देते थे। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि अंकुर आज एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था और 6 महीना पहले ही राजवंती जी ने धूमधाम से उसकी शादी की थी। मगर ये क्या बहू को उनका कुछ भी कहना पसंद ही नहीं था। तान्या जोर जोर से हंसकर बात किया करती थी, जिस पर राजवंती जी का प्यार से थोड़ा धीरे बोलने को कह देते थे तो उसको बुरा लग जाता था। कुछ देखी दिन में तान्या का रहन सहन बदल गया था, जो राजवंती जी को पसंद नहीं आ रहा था। तान्या को खुले और छोटे कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन मोहल्ले की औरतें उसको देखकर बातें बनाने लगती थी कि राजवंती की बहू को कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन लक्षण अच्छे नहीं लगते। कैसे हीरोइन की तरह कपड़े पहनकर घूमती है, इससे हमारी बहनों पर क्या असर पड़ेगा, और ये तो हमारी लड़कियों भी बिगाड़ देगी। ये बातें एक आम के अंदर की राजवंती जी के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, जिस पर वो तान्या को कहने के लिए मजबूर हो उठी थी कि लेकिन तान्या को एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं हुआ और जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने पति अंकुर से अपनी सास को ही घर से निकालने को कह दिया। अंकुर ने राजवंती जी से कहा, मम्मी वो ऐसे घर से नहीं है, उसके घर में नौकर चाकर, वो बचपन से ऐसे ही रह रही है, थोड़ा खुले स्वभाव की है, जैसे रहती है रहने दीजिए। इस बात पर राजवंती जी थोड़ा नाराज हो गई। मैंने कब मना किया है? खूब पहने, लेकिन इन बाहर वाली औरतों को दिखाना जरूरी है क्या? सब देखकर हमारे बारे में बातें बनाते हैं। रात को पहनकर तुम्हारे साथ जाया करे, कोई परेशानी थोड़ी है। ये सब बातें तान्या ने सुन ली थी। अंकुर, उनसे इनसे कह दो कि मैं इन किसी से डर कर नहीं रहूंगी। जो जी में आएगा करूंगी, जैसे रहना होगा रहूंगी। उन औरतों से कहो कि आंखें बंद कर ले, और अगर दिक्कत तुम्हारी माँ को है तो ये भी कहीं चली जाए। तान्या टकासा जवाब देकर गुस्से से तनाती हुई चली गई। राजवंती जी ने अंकुर की तरफ देखकर कहा, अब ये मुझे मेरे ही घर से जाने को कह रही है। बेटा, तुमने इसे कुछ भी नहीं कहा। अंकुर ने कहा, मम्मी ये गर्म दिमाग की है, कुछ ही देर में शांत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा और मैं बाद में बात करूंगा इससे। अभी कहते तो बात बिगड़ जाती। अंकुर ने अपनी माँ को समझा दिया। इसी तरह आए दिन तमाशे होते और अंकुर अपनी माँ को यही बात समझाता, जिससे तान्या की हरकतें पर लगाम लगाने की बजाय बढ़ती रही। 1 साल होने को आया और तान्या प्रेग्नेंट हो गई। घर में खुशी का माहौल था। राजवंती जी ने पता लगते ही चारों तरफ खुशी में मिठाई बांट दी थी, लेकिन
ये सब देखकर तान्या ने अंकुर से गुस्से में कहा, अंकुर ये तुम्हारी माँ कुछ ज़्यादा ही नहीं उछल रही है? बच्चा मुझे होने वाला है या इनको? अंकुर ने गुस्से में कहा, पागल हो क्या तुम? ऐसे कौन बोलता है? दादी बनने वाली हैं तो खुश नहीं होंगी क्या? तान्या का गुस्सा इस बात पर सातवें आसमान पर जा पहुंचा और उसने चीख कर कहा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और इससे किसी मर्जी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज ही इसको हटवा दूंगी। ये सुनकर राजवंती जी ने सन्न रह गई, लेकिन अंकुर का इशारा देखकर कुछ बोल ना पाई। तान्या को कमरे में जाकर तैयार होते देखकर अंकुर ने पूछा तो तान्या ने अंकुर से कहा, इस बच्चे के बारे में डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ। अंकुर ने उसको हाथ पकड़कर बैठा लिया और प्यार से समझाने लगा, अरे वो अनपढ़ हैं लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, ऐसा करोगी लोग क्या कहेंगे? तान्या तान्या चिनचिनाते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा और डॉक्टर मानेगी भी नहीं, और वो कौन सा हमेशा साथ रहेंगी? एक दिन तो ये सब तुम्हारा होगा। तान्या ये सुनकर मुस्कुरा उठी। अंकुर हमेशा उसको इसी तरह समझाया करता था और वो मान जाया करती थी, लेकिन राजवंती जी के प्रति उसकी सोच उतनी ही गिर जाया करती थी। उसकी उनके प्रति नफरत कम होने के बजाय बढ़ जाती थी और इस पर अंकुर ध्यान ही न देता था। लेकिन आज ये बातें राजवंती जी ने सुन ली थी कि ये कौन सा तरीका था समझाने का, जिससे अंकुर अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द कह रहा था। बाहर खड़ी राजवंती जी खून का घूंट पीकर रह गई, खड़े खड़े पर जैसे सुन्न हो रहे थे अपने बारे में। बेटे से ये इतना सुनना एक सदमे के बराबर था। राजवंती जी कमरे में जाकर बैठ गई और पति की तस्वीर को देखकर रोने लगी। पल्लू से आंसू पोंछते बोली, एक ही बेटा है, अब तो उससे भी सुख की कोई आस नहीं लगा सकती। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, आप ही बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीवन भर इसके जीवन के लिए मेहनत करती रही और इसने मुझे ये दिन दिखा दिया। तान्या को 1 महीने से ऊपर हो गया है और वो गर्भवती होने के कारण अब इसके स्वभाव में बदलाव भी हो रहे थे, जिससे वो हर वक्त चिड़चिड़ी रहती थी। लेकिन राजवंती जी दिल दुखने के बाद भी उसके प्रति अपना कर्तव्य समझकर उसका ख्याल रखती थी। अंकुर के सामने भी कुछ न कहा। उसके शब्द हर दिन अपनी मर्यादा पार कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने राजवंती जी से कहा, बुढ़िया तू मेरे सामने मत आया कर, मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? खबरदार जो फिर मेरे सामने आई तो वरना घर से बाहर कर दूंगी। 2 रोटी खा और चुपचाप घर संभाल। इसके उसके बदले इतना भी नहीं करेगी क्या? ये सब अंकुर ने भी सुन लिया था, लेकिन उसने फिर से माँ को अंदर जाने का इशारा किया। पहले तो उसी के अंदाज में तान्या को समझाया, फिर माँ से जाकर कहा, माँ इसकी बात का बुरा मत माना करिए, इसकी जबान ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। ऐसे समय में औरतें अजीब हो जाती हैं, ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, और घर में इतना सब आप नहीं करोगी तो कौन करेगा? इसका ख्याल भी तो रखना है ना। राजवंती जी अंकुर की बातें समझती हैं, लेकिन एक औरत होने के नाते उन्होंने तान्या का साथ देना ही सही समझा। लेकिन तान्या से थोड़ा दूर रहने लगी। तान्या फिर भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी और राजवंती जी को नीचा दिखाती थी। वो दिन भी आ गया जब तान्या को एक बेटी हुई। सबसे ज़्यादा खुश राजवंती जी ही थी, लेकिन तान्या ने अपने ही बच्चे को देखकर मुंह सिकोड़ लिया था। अंकुर ने जब उसे बच्ची की बधाई दी तो उसने एक तरफ मुंह करके कहा, तुम और तुम्हारी माँ पालो इसको, तुम्हें यही तो चाहिए थी ना, अब मुझे कुछ मत कहना। अंकुर सन्न रह गया, लेकिन ऐसे समय में क्या ये बोलता? ये बात राजवंती जी ने भी सुन ली थी और उन्होंने गोद में ली हुई बच्ची को सीने से लगा लिया था। वो दुखी थी, एक बच्ची पैदा हो गई, मगर राजवंती जी खुश भी बहुत थी इस बात से। अपनी माँ से दूर हो गई है, भला इसका क्या दोष है? माँ का स्नेह प्यार दुलार और इसको कौन देगा, जबकि अभी तो ये नन्ही सी जान है और इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत तान्या की है। जब बच्ची भूखी थी तब भी तान्या ने नर्स के कहने पर मुंह बनाते हुए उसे सीने से लगाया। जाने क्यों उसके दिल में माँ का प्रेम जाग ही नहीं रहा था, कैसे पत्थर दिल थी। अस्पताल से घर आने के बाद
तो तान्या ने अपने वही रंग दिखाने शुरू कर दिए। अंकुर, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम माँ बेटे देखो, इसको मैंने पैदा कर दिया है, अब मुझे फ्री करो। बात बात पर मुझे मत बुलाया करो और इसको मेरे साथ माथे मलने की ज़रूरत नहीं है। अंकुर परेशान था कि इस परिस्थिति में कैसे बाहर निकले, कैसे तान्या को समझाए कि बच्ची को इसकी ज़रूरत है। बच्ची अपनी दादी के पास ही रहती थी, सोती थी और तान्या बेफिक्र उसकी हर बात से बेखबर रहती थी। राजवंती जी का बच्ची के लिए प्यार दुलार देखकर तान्या उनको खूब ताने दिया करती थी। पर ऐसा ऐसा ही शौक था तो एक बच्चा और पैदा करना था। कहीं अनाथ आश्रम में रह लो, वहाँ बहुत बच्चे होते हैं। राजवंती जी ने अपने ही बच्चे के लिए उसको ऐसा कहते देखकर आवाक रह जाती, लेकिन कोशिश करती कि उससे कुछ ना कहें, क्योंकि उनके अनुसार अपनी इज्जत अपने हाथ थी। तान्या को अपनी जुबान पर लगाम तो थी नहीं, इसलिए वही चुप रहने लगी थी। बच्ची 1 साल की हो गई थी और उसका जन्मदिन था। घर में राजवंती जी ने पूजा पाठ के अलावा पार्टी का भी प्रबंध किया, जिसमें अंकुर ने उनका साथ भी दिया था। मगर तान्या यह देखकर चिढ़ती ही रहती और कहती रही, कौन सी राजकुमारी पैदा हुई है जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, इतना तामझाम और पैसा खर्च किया जा रहा है, दोनों पागल हो गए हैं क्या? किसी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। जैसे घर में मेहमान आने शुरू हुए, तान्या ने अपना रंग बदल दिया और बच्ची को गोद में उठाकर खड़ी हो गई, लेकिन ज़्यादा कुछ अपना स्वभाव ज़्यादा लोगों से बचा ना पाई। राजवंती जी यह देखकर बच्ची उससे दूर भाग रही थी। सबके सामने मुस्कुराती हुई तान्या ने उसको खिलौने दिखाने की भी कोशिश की। शाम को पार्टी में सब शुभकामनाएं दे रहे थे, तभी कह रहे थे कि दादी को तो राजवंती जी जैसे पोती का कितना ख्याल रखती हैं, इनके बिना तो ये एक पल भी नहीं रहती। ये सुनकर तान्या का पारा हाई हो रहा था और उसने जैसे तैसे पार्टी खत्म होने का इंतजार किया। सब मेहमान के जाने के बाद उसने घर में हंगामा कर दिया, अंकुर आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। इस बुढ़िया ने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं जो सब इसकी तारीफ कर रहे थे। इसका तो काम है कि, और मैं भी बाहर नौकरी करती हूँ तो कहाँ से ख्याल रखूँगी। अंकुर अपने ऊपर कंट्रोल ना कर पाया और बोल पड़ा, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि बच्ची माँ के दूध से भी दूर रहे और माँ के प्यार से भी। तुम्हारे तो स्पर्श का भी उसको पता नहीं है। वो जानती ही नहीं है कि तुम उसकी माँ हो। मम्मी ना होती तो इसका जाने क्या होता। तुम तो फेंक देती मेरी बेटी को। अंकुर की बातें सुनकर तान्या का चेहरा तमतमा गया और उसने झट से राजवंती जी की को गोद से बच्ची को छीन कर बेड पर पटक दिया और बच्ची रोने लगी। राजवंती जी उसे उठाने चली तो उसने उन्हें धक्का दिया और बेटी को पीटने लगी। तेरी ही वजह से नाटक हो रहा है, तुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। बोल कौन है तेरी माँ, बोल कौन है। यह देखकर अंकुर ने बच्ची को जल्दी से झपट कर उठा लिया और कहा, बदल गई हो क्या? ये नादान तुम्हारे सवालों का जवाब देगी क्या? कितनी पत्थर दिल हो। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। यह सुनकर तान्या ने आव दाव न देखा और राजवंती जी को और हमला बोल दिया, तो फिर इसको घर से निकले, मैं अपनी बच्ची को देख लूंगी। ये अनपढ़ औरत ही इस झगड़े की जड़ है। उसने राजवंती जी का हाथ पकड़कर बाहर खींचा, जिसमें बच्ची को उठाए। अंकुर तान्या तान्या चिल्लाता रहा, लेकिन तान्या के कान पर जू तक न रेंगी और वो राजवंती जी का हाथ पकड़कर घर के बाहर खींचकर मेन गेट से ले आई। अपने पागलपन में तान्या को कुछ नहीं सूझ रहा था और उसने राजवंती जी को बाहर निकाल दिया। अंकुर ने चीख कर कहा, पागल हो गई हो क्या? उन्हें वापस बुलाओ अंदर। लेकिन तान्या ने गेट बंद कर लिया और ताला लगाकर चाबी छुपा दी। रोती हुई बच्ची को गोद में पकड़े अंकुर चिल्लाता हुआ एक हाथ से ही चाबी ढूंढता रहा। अंकुर ने तान्या से कहा, तान्या लोग क्या कहेंगे, कुछ तो इज्जत का ख्याल करो और चुपचाप चाबी दे दो। लेकिन तान्या खामोश बैठी रही। रात के 11 बजे उसकी माँ बाहर खड़ी रो रही थी। राजवंती जी ने कई बार आवाज भी दी थी, लेकिन तान्या को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। अंकुर की बेटी गोद में सो गई
तो उसने तान्या को झिंझोड़ कर कहा, तान्या, पिछले 1 घंटे से मम्मी बाहर खड़ी हैं। कितने लोगों ने उन्हें देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि कैसी बहू बेटे हैं। ताला खोलकर उन्हें अंदर करो। तान्या तान्या तमतमाते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं करूँगी। इस बार तान्या ने जाने क्या सोचकर चाबी निकालकर उसे पकड़ा दी। अंकुर जल्दी से बाहर पहुंचा और ताला खोलकर माँ को ढूंढने लगा, लेकिन बाहर राजवंती जी नहीं थी। इधर उधर देख रहा था मगर वो दूर तक ना दिखाई दी। अंकुर परेशान सस अंदर आया और तान्या से कहने लगा, मम्मी बाहर नहीं है। तान्या, यही चाहिए था ना तुम्हें, अब करना सब अकेले, जो तुमसे होता ही नहीं है। अंकुर को घूर कर देखती तान्या कुछ न कुछ बोली और जाकर सो गई। लेकिन अंकुर माँ की तलाश में सड़क पर निकल गया। काफी देर तक ढूंढता रहा, फिर खाली हाथ हताश होकर वापस आ गया। शायद आज राजवंती जी के दिल पर लगी थी और वो खुद ही चली गई थी। अंकुर सारी रात माँ की फिक्र में सो नहीं पाया और बैठा रहा। उसने अगले दिन अपनी बहन को पार्क में बुलाया और तान्या को भनक भी ना लगने दी। दीदी, इस तान्या का क्या करूँ, ना तो बच्चा पालना चाहती है और ना ही मम्मी को। मैं करूँ भी तो क्या करूँ, पसंद करती। इसके कारण मम्मी घर छोड़कर चली गई हैं। उसकी बड़ी बहन रीतू को भी माँ की फिक्र हो रही थी। तभी उसकी नज़र दूर बेंच पर लेटी हुई एक महिला पर पड़ी जिसने पल्लू से मुंह ढका हुआ था। दोनों ने जाकर देखा तो वो महिला कोई और थी। अंकुर, तूने ही छूट दी है इस तान्या को, जिसके कारण मम्मी नहीं मिल रही है। शुरू में ही अगर इसका मुंह बंद किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये देखकर पापा की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। अंकुर के मुंह में जैसे शब्द ही नहीं थे और वो खामोश खड़ा था। आज उसकी करनी उसके सामने ही थी। दोनों कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए। राजवंती जी रात में स्टेशन पहुंची तो खाली हाथ थी और टिकट के पैसे भी न थे। बेंच पर बैठे हुए जब थक गई तो सो गई थी। किसी ने उन्हें उठाया। आपकी ट्रेन है क्या, कोई आपको आने वाला है। उन्होंने मना किया तो उसने कहा कि तो फिर प्लेटफॉर्म पर क्या कर रही हैं आप। राजवंती जी बोली, कुछ नहीं, बाहर जाइए। राजवंती जी बाहर आ गई तो स्टेशन से लगे मंदिर के बाहर भंडारा होता दिखाई दिया। किसी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप प्लेट पकड़ा दिया। राजवंती जी इस कारण मना कर सकी, एक तरफ बैठकर खाने लगी। इसके बाद कई दिन मंदिर के बाहर ही गुजर गए। एक दिन एक गुब्बारे वाले ने कहा, माँ जी, जरा आप ये गुब्बारे पकड़ लीजिए, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। वो गुब्बारे वाला उनको गुब्बारे का दाम बताकर चला गया और जब 15 मिनट बाद वापस आया तो 5 गुब्बारे बिक चुके थे। राजवंती जी ने उसको ईमानदारी से हिसाब बताकर पैसे दे दिए। फिर उनके दिमाग में कुछ औंधा और उन्होंने गुब्बारे वाले से इसको करने का तरीका पूछा। उसने खर्चा और तरीका सब बता दिया। राजवंती जी ने जाकर अपने हाथ ही अंगूठी बेच दी, जिसे कुछ पैसे आ गए और उन्होंने एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढ लिया जो कि मंदिर के ही पास था। कुछ पैसे उन्होंने गुब्बारे खरीदने में लगा दिए और कुछ पैसों से उन्होंने कमरे का किराया दिया और उन्होंने अपना थोड़ा उनमें हवा भरने वाली मशीन खरीद कर बेचने के लिए तैयार कर लिया। अब उन्होंने स्टेशन और कई जगहों पर जाकर गुब्बारे बेचे जो कि शाम तक बिक गए। वो खुशी खुशी कमरे में वापस आ गई। आते आते रास्ते में से उन्होंने बिछाने के लिए एक चटाई खरीदी और खाना भी ले आई। अब उनका रोज का यही काम हो गया था, जिससे उन्होंने अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े और कुछ ज़रूरत की चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया। वो गुब्बारों से तरह तरह की चीज़ें बनाकर बेचती थी, जिसे बच्चे उनकी तरफ आकर्षित होकर खरीद लेते थे। उनका काम चल निकला था, लेकिन परिवार से अलग होने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर परेशान भी करता था। धीरे धीरे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, लेकिन अभी तक एक ही शहर में रहते हुए भी उनका अपने बच्चों से उनका सामना नहीं हुआ था। राजवंती जी अपना जीवन यापन गुब्बारे बेचकर करती रही और 1.5 साल बीत गया। एक बार वो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में जाकर गुब्बारे बेच रही थी तो उन्होंने अचानक से देखा कि उनकी नज़र एक बच्ची पर जो
गुमसुम सी सीट पर बैठी हुई थी। उनकी नज़र जब उस पर पड़ी तो उन्हें वो अपनी पोती जैसी लगी, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दिया तो राजवंती जी ट्रेन से उतर गई, लेकिन बाहर उतरते ही उन्होंने सामने उसी बच्ची को खड़े देखा जो बहुत तेज रो रही थी। लगभग 2.5 साल की बच्ची माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं बात बता पा रही थी। राजवंती जी को उसमें अपनी पोती दिखाई दे रही थी। उनसे उसका रोना देखा ना गया और उन्होंने उसको गले लगा लिया। काफ़ी देर तक इधर पूछने के बाद भी उसके माँ बाप का पता न चला। राजवंती जी उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी और इसी कारण उसको लेकर घर आ गई। बच्ची को उनके पास बहुत शांति मिली और वो उनके सीने से चिपकी रही। उन्होंने उसको खाना खिलाई और कुछ टॉफ़ी चॉकलेट भी दिलवा दी। बच्ची सो गई थी और सोते हुए बिल्कुल अपनी पोती जैसी लग रही थी। कुछ दिन वो उनके पास ही रही और राजवंती जी ने भी मोहवश उसकी जानकारी पुलिस में नहीं दी। उन्हें डर भी नहीं था कि न जाने अपने असली माँ बाप से मिल भी पाएगी या नहीं। इससे तो अच्छा है कि मेरे पास ही रहे, मुझे भी सहारा मिल जाएगा बुढ़ापे में, और ये तो देखने में भी बिल्कुल मेरी ही पोती जैसी है। राजवंती जी ने उसको अपना परिवार बना लिया और दोनों एक साथ खुश रहने लगी। राजवंती जी ने अब एक मशीन खरीद ली जिससे अब वो सिलाई भी करने लगी थी। इससे आमदनी बढ़ गई और बच्ची का ख्याल भी अच्छे से रख पा रही थी। अब उन्हें इसका स्कूल में एडमिशन करवाने की चिंता थी तो उन्होंने उसे एक छोटे से स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। माँ बाप के नाम पर अपना नाम लिखवाया और कह दिया कि इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये अपनी उनकी पोती है। राजवंती जी मेहनत से सब उसके लिए कर रही थी। इस बच्ची के कारण उन्हें जीने का मौका जो मिल गया था। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के आगे पीछे घूम रही थी और राजवंती जी यूं ही बच्ची बड़ी हो गई। राजवंती जी की कड़ी मेहनत से वो आज एक डॉक्टर बन चुकी थी और एक बड़े हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रही थी। राजवंती जी अब एक बड़े घर में रहती थी और उस लड़की जिसका नाम उन्होंने मिनी रखा था उसने उनके लिए नौकर भी रख दिए थे। घर में हर एक सुविधा थी। एक बार राजवंती जी काफ़ी बीमार हो गई थी। मिनी ने उन्हें हॉस्पिटल बुला लिया। केबिन में बैठी मिनी ने उन्हें एक तरफ बैठा रखा था और साथ ही बार बार आते मरीजों को भी देख रही थी। राजवंती जी अपनी दवाई ले चुकी थी और मिनी के फ्री होने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने चलने के लिए कहा तो मिनी ने कहा, माँ बस एक पेशेंट और है, फिर उसके बाद घर चलेंगे। ये सुनकर राजवंती जी शांत बैठ गई। उसका फिर से इंतज़ार करने लगी। अंतिम पेशेंट बाहर थी और मिनी ने उसको नर्स से अंदर भेजने को कहा। उसने आते ही कहा, हेलो डॉक्टर, मेरा नाम तान्या, कहकर वो बैठ चुकी थी और तान्या उससे पूछताछ करने लगी थी। लेकिन अंदर बैठी राजवंती जी ये नाम सुनकर चौंक गई थी। आती आवाज़ पर कान लगाया तो लगा, अरे ये तो उसकी ही आवाज़ है। ये सोचकर जिज्ञासा भरी राजवंती जी ने बाहर झाँका, लेकिन पीठ होने के कारण समझ नहीं आया कि ये कौन है। लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था और वो बार बार उस आवाज़ को पहचान रही थी। उनसे रहा नहीं गया और वो उठकर बाहर चली आई। साथ में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए उसे देखने लगी तो सन्न रह गई। ये तो वही थी उनकी बहू तान्या। उनकी आंखें फटी रह गई। तान्या ने भी बगल में कुर्सी पर बैठती राजवंती जी की तरफ नज़र घुमाई तो वो खामोश हो गई। मिनी ने कहा, आप बोलती रहिए, चुप क्यों हो गई हैं? मैं दवाई लिख रही हूँ, आगे बताइए क्या परेशानी है। लेकिन तान्या का सारा ध्यान बगल वाली कुर्सी पर बैठी राजवंती जी पर था। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने मिनी की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? मिनी ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी माँ है, मेरी सब कुछ है। आज इनका इलाज होना था तो आई हुई हैं। आप अपना बताइए, हमें घर भी जाना है। तान्या हैरान थी। उसने कहा, ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हैं? और
राजवंती जी चिढ़ गईं। क्यों? जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कैसे हुआ। अपने काम से काम रखो। मिनी अपनी माँ को ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थी। तभी पीछे से अंकुर भी आ गया। इतने साल बाद माँ को सामने देखकर हैरान हो गया। उसके मुंह से निकल गया, मम्मी आप यहाँ कहाँ थी? इतने साल मैं और दीदी आपको खोकर कितने परेशान थे। मिनी भी हैरान सी ये सब देख रही थी। उसने जब राजवंती जी से पूछा कि ये लोग कौन है तो अंकुर चौंक गया और उसने भी मिनी को माँ कहते देखकर उसके बारे में राजवंती जी से पूछा। राजवंती जी कुछ बताना नहीं चाहती थी तो उन्होंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, अपनी औलाद को जाकर देखो जिसको मुझसे पीट पीट कर दूर कर रहे थे। अंकुर ने धीरे से कहा, वो अब नहीं है मम्मी। राजवंती जी ये सुनकर परेशान हो गई, उठी और बोली, नहीं है इसका क्या मतलब है? अंकुर ने तुरंत कहा, वो जाने कहाँ चली गई है। तान्या के साथ गई थी और कहीं बिछड़ गई है। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली और फिर दूसरा कोई बच्चा हुआ नहीं। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं जगी। राजवंती जी ये सुनकर जोर से चीख पड़ी, इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इसे तो वो चाहिए ही नहीं थी। इसका क्या भरोसा, जाने इसने क्या किया होगा उसके साथ और तुमसे झूठ बोल रही है। अब जाने वो कहाँ होगी। तुमसे अच्छे तो वो हम हैं कि मिनी मुझे ट्रेन में माँ बाप से बिछड़ी हुई मिली और जब माँ बाप का कुछ पता नहीं लगा तो मैंने रख लिया, इसके लिए जीवन लिया और मेहनत करके इसको डॉक्टर बना दिया। राजवंती जी इस खबर से सकते में उन्हें अपनी असली पोती के खो जाने का बहुत दुख था। वो ये बात बताना नहीं चाहती थी मगर गुस्से में जाने कब कह गई। खामोश बैठी तान्या जैसे होश में आई। ट्रेन में मिली थी? कौन सी ट्रेन में मिली थी बताइए मुझे। तान्या ने राजवंती जी के कंधे पकड़कर जोर से हिलाकर पूछा। राजवंती जी हैरान थी और आगे कुछ बताना नहीं चाहती थी लेकिन तान्या के बहते आंसू देखकर कहा, देखो ये तो नहीं, ये तो वो नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि मुझे पहली शिफ्ट की लेकिन ट्रेन में मिली थी। बहुत रो रही थी और लगभग 2.5 साल की थी। तान्या ने अंकुर की तरफ देखकर जोर से कहा, अंकुर मैंने वहीं तो छोड़ा था, उसको ऑफिस जाते हुए छोड़ दिया था। ये कहकर तान्या मुंह को हाथों पे छुपाकर जोर से रोने लगी। मिनी को हैरानी हो रही थी लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ था कि मिनी तान्या की ही बेटी है। तान्या की बात सुनकर अंकुर बेहद गुस्से में था लेकिन बीमारी के चलते वो तान्या को चुप कराने लगा। लेकिन राजवंती जी ने तुरंत कहा, मुझे तो पता था कि इससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं सकती। बच्चा पालना एक तपस्या को इसके बस की बात नहीं है, तभी तो आज तक बे औलाद है। उस बच्ची बद्दुआ भी तो इसके साथ है। तान्या ने मिनी की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी बेटी ही हो। मेरा दिल कहता है क्योंकि आज मेरी बेटी होती तो तुम्हारी उम्र की होती। मिनी को कुछ नहीं सूझ रहा था और वो राजवंती जी की तरफ देख रही थी। तान्या के प्रति नफरत राजवंती जी को कुछ भी सोचने का मौका नहीं दे रही थी मगर मौके की नाजुकता देखकर उन्होंने बता दिया कि हाँ, मिनी बिल्कुल अंकुर जैसी ही दिख रही थी और इसलिए राजवंती जी उसे खुद से अलग नहीं कर पाई। लेकिन सास बहू के बीच मिनी को लेकर लड़ाई जारी रही। राजवंती जी ने कहा कि अगर इतना ही प्यार करती हो तो ट्रेन में क्यों छोड़ा, और मैंने इसको बड़ा किया है, इतने साल पाला है, आज ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई है तो तुम्हें दे दूं, जबकि तुम्हारी बेटी होने का कोई सबूत भी तुम्हारे पास नहीं है। इस पर तान्या खामोश थी लेकिन फिर भी उसने मिनी पर हक जताना जारी रखा। कोई फैसला न होते देख अंकुर ने कहा कि टेस्ट कराते हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिनी झट से खड़ी हुई और बोली, कहाँ से आए हैं आप लोग? अगर आपकी हुई भी तो क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो दिया था, अब जाइए यहाँ से। टेस्ट आपकी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से होगा। मिनी या ये कहकर राजवंती जी से लिपट गई और रोने लगी। अंकुर ने तान्या को समझाया, बुलाया, उठाया और घर ले गया। मिनी ने दिमाग पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा था और वो रात को सो नहीं पा रही थी। इधर उधर करवट लेते हुए बेचैनी हो रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। डॉक्टर, वो पेशेंट जो दिन में आई थी उनको इमरजेंसी
इमरजेंसी हो गई है, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही हैं, आप जल्दी आ जाइए। राजवंती जी जो कि आज तबीयत खराब होने के कारण उसके बगल में ही सो रही थी, उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ। तान्या बताना तो नहीं चाहती थी मगर फिर भी बता दी, जिससे राजवंती जी परेशान होकर झट से उठकर बैठ गई और बोली, बेटा जल्दी से जा देख ले जाकर उसको क्या हुआ है। मिनी ने फटी आंखों से देखते हुए कहा, माँ ये आप कह रही हैं, वो भी उनके लिए जो जाने मेरी माँ है भी या नहीं। बेकार मुझ पर हक जमा रही थी, आपकी बहू है इसलिए कह रही हो ना। राजवंती जी ने कहा, बेटा वो सब छोड़, तू डॉक्टर है, तेरा पहला कर्तव्य मरीजों का ख्याल रखना है, उनकी जान को बचाना। राजवंती जी बोल ही रही थी कि नर्स का फ़ोन दोबारा आ गया, मैडम जल्दी आ जाइए, ये लोग परेशान है, मरीज को सच में इमरजेंसी है। राजवंती जी ने फिर से कहा कि बेटा जल्दी से जा, अगर कुछ हो गया तो इसका पाप तुझे ही लगेगा कि डॉक्टर होते हुए भी एक मरीज का ख्याल नहीं रख पाई। ईश्वर जाने क्या सजा देंगे। मिनी उठ खड़ी हुई और जल्दी से जाकर कपड़े बदलकर कार निकालकर हॉस्पिटल जा पहुंची। राजवंती जी भी फिक्र में साथ में गई। सच में तान्या बोल भी नहीं पा रही थी और पहले उसको तुरंत ऑक्सीजन लगाया गया। तान्या ने उसका चेकअप किया और कुछ इंजेक्शन दिए, जिससे तान्या को कुछ राहत हुई और वो सो गई। लेकिन नींद में वो एक ही बात कह रही थी, अंकुर मेरी बच्ची ला दो, प्लीज़ मेरी बच्ची ला दो। यह देखकर अंकुर ने मिनी के सामने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर तान्या को प्लीज़ आप ही बचा सकती हैं, देखिए कि इसकी हालत क्या हो गई है। ये तो पहले ही आपके पास बीमार आई थी और आप मेरी बेटी जैसी हैं, लेकिन अगर टेस्ट हो जाते हैं तो सारे वहम दूर हो जाएंगे और तान्या को भी मैं समझा सकूंगा। अभी तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मिनी अब दुविधा में फंस गई थी, कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब राजवंती जी भी देख रही थी। इस समय उन्होंने कहा, बेटा मौके के हिसाब से काम करना चाहिए और इस समय टेस्ट कराना ही सही रहेगा, भले दुश्मन हो लेकिन इसकी जान भी तो बचानी है। मिनी के दिमाग में बात बैठ गई और उसने मंजूरी दे दी। अगले दिन ही इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। चूंकि मिनी खुद एक महिला रोग विशेष थी तो परमिशन मिलने में समय नहीं लगा। अंकुर और मिनी के नमूने लिए जा चुके थे और अब परिणाम आने में 3 दिन का समय कम से कम लगना था। तान्या दुआ कर रही थी कि मिनी उसकी ही बेटी और राजवंती जी ने फैसला भगवान पर छोड़ दिया था। परिणाम थोड़े देरी से आए मगर फैसला अब आया तो सबकी आंखें भीग गई और मिनी खामोश ही केबिन लॉक करके बैठ गई। सब बाहर बैठे थे और आंखों में आंसू के साथ खामोशी पसरी हुई थी। तान्या मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क के साथ व्हील चेयर पर तान्या के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। राजवंती जी ने मिनी को आवाज़ दी और कई बार आवाज़ देने पर जब मिनी ने दरवाज़ा खोला तो राजवंती जी से लिपट गई। बेतहाश रोती हुई मिनी को वो शांत कराने में भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन मिनी रोते रोते कह रही थी कि ये मेरी कोई नहीं है माँ, इन्होंने तो मुझे इतनी सी उम्र में छोड़ दिया था, आप ना होती तो मेरा क्या होता, आपके साथ जो इन्होंने किया है वो भूल गई क्या आप। मिनी राजवंती जी और तान्या जी के बारे में पिछला सब कुछ जानती थी। अंकुर चुपचाप खड़ा सुन रहा था और तान्या कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। मिनी ने देखा तो जल्दी से उसको इमरजेंसी में भेज दिया और खुद भी चली गई। तान्या को तड़पते देख आज उसे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था और वो उसको कैसे भी ठीक कर देना चाहती थी। 1 घंटे बाद जदोजहद के बाद तान्या सामान्य हुई तो मिनी की जान में जान आई। जब आँख खुलते ही तान्या ने मिनी की तरफ देखा तो अपनी बाहें फैला दी। मिनी से रहा न गया और गले लग गई। आखिर बेटी के अंदर भी माँ के प्रति प्रेम जाग उठा। उसके बाद अंकुर ने भी उसको गले से लगा लिया और पापा पापा कहते हुए मिनी उसके गले लगकर रोने लगी। अंकुर ने कहा, बेटा मुझे तो पता ही नहीं था कि तान्या ने तुमको उस ट्रेन में ही जानबूझकर छोड़ा था, सच में मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अंकुर ने हाथ जोड़कर मिनी
मिनी ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, कोई बात नहीं पापा, अब हम सब साथ रहेंगे। अंकुर ने भी कहा, हाँ बेटा। अब तान्या भी अपनी गलती समझ गई थी और इसके बाद अंकुर राजवंती जी के पास गया और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा तरीका हमेशा गलत रहा। काश मैंने सही रास्ता अपनाया होता तो हमारा घर नहीं टूटता। राजवंती जी नाराज़ थी, मगर वो जानती थी कि ये सब तान्या के कारण हुआ है और उस दिन अंकुर ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने परिवार को इकट्ठा होते देख अपने आंसू पोंछे और दोनों को माफ़ कर दिया। इतने साल बाद किस्मत से सब इकट्ठे हो गए थे। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।